हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम पढ़ाने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। गाइस होता है क्या है कि कहीं ना कहीं मोशन अंडर ग्रेविटी के लेकर मतलब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती रहती है कि कब जी को पॉजिटिव लेना है, कब जी को नेगेटिव लेना है, और भी इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आज ये जो जितने भी मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, हमारे साथ वीडियोस में लगातार बने रहिए और वीडियोस में लगातार बने रहिए। अपना कॉपी कलम लेकर आराम से वीडियोस प्ले करके बैठ जाइए, अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद कर दीजिए। और आइए आज पढ़ते हैं आज का प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक क्या है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। बच्चों कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि ये एक्चुअली जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्चुअली है क्या? ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स से है क्या, इसमें क्या रिलेशन है तीनों में, इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या ये तीनों सेम चीज है, क्या ये तीनों डिफरेंट थिंग्स है। तो मैं उसको पहले डिस्कस करूंगा, इसके बाद फिर हम आएंगे अपने टॉपिक यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी पर। क्लियर? तो बच्चों जब मोशन अंडर ग्रेविटी की जो बात आती है वो है क्या कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जिसकी मास m1 और m2 दोनों r डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो दोनों ऑब्जेक्ट m1 और m2 दोनों एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और उस अट्रैक्शन फोर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? तो उस अट्रैक्शन फोर्स को हम बच्चों बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है बच्चों m1, क्लियर, दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है बच्चों m2, जिसकी दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है बच्चों m2, तो होगा क्या? और m1 और m2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है बच्चों स्मॉल r। तो क्या होगा कि m1 जो है वो m2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि अपने तरफ अट्रैक्ट करे, इसलिए मैंने एरो इस तरफ डाला। तो m1 जो है वो m2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगी अपने ऊपर, और वो फोर्स कहलाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि Fg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ये लिखने का तरीका है क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। सेम टाइम में सेम मैग्नीट्यूड की एक फोर्स लगाएगी m2 m1 के ऊपर और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगी, और इसको हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जिसकी पास मास क्या हो, m हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, मास m हो, यानी कि उसके पास कुछ न कुछ मास हो, और वो दोनों ऑब्जेक्ट अगर r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है, और वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर है क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये भी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसको भी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। देखिए एक्चुअली बात यहां पर क्या है ना कि फोर्स को मैंने इस तरह से क्यों लिखा, तो क्योंकि फोर्स क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, वेक्टर लगा दिया। अब अगर बात करें इस मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की, सर इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बच्चों कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी कि m1 और m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस r है इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मास यानी कि m1 एंड m2 सॉरी, और
ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट। और यहां से जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला बनाएंगे तो वो बन क्या जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एफ जी इक्वल टू, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे बच्चों तो हमें चाहिए क्या, तो एक कांस्टेंट चाहिए, और वो कांस्टेंट हम कैपिटल जी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही हो जाएगा हमारा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। जी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जहां पर g क्या है, तो इसी g को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है। अच्छा, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स और इसकी डायरेक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के टुवर्ड्स में हो रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के टुवर्ड्स है। तो अच्छा, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, तो क्या हम ऐसा कह सकते कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स? जी हाँ, कहा जाता भी है, और ऐसा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो एक सेंट्रल फोर्स है। तो यानी कि यहां से लिखेंगे हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, तो एक सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। लेकिन एक ग्रेविटी क्या है, तो ग्रेविटी क्या है बच्चों कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अर्थ फोर्स लगाती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अर्थ जो है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाती है तो वो कहलाती है ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यानी कि अगर आपको मिल जाए ग्रेविटी कहीं पे लिखा हुआ, ग्रेविटी अगर लिखा हुआ मिल जाए, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ मिल जाए, ग्रेविटी लिखा हुआ मिल जाए, या फिर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लिखा हुआ मिल जाए, तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन तीनों सेम थिंग्स है, तीनों समान चीज है। कैसे, तो होता है क्या कि ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो होता है कि अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स exerted, attraction force exerted by the earth on body, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर अर्थ अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है तो वो जो फोर्स है वो क्या कहलाएगी, बाय ऑन बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अर्थ अगर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है तो वह जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन। बात समझ में आई? अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स कहला जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अर्थ है और अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगा रही है अट्रैक्शन फोर्स, तो वो फोर्स कहलाएगी क्या, तो वो फोर्स कहलाएगी ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स यानी कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ,
यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। कहां होता है? तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कहने का मतलब कि मान लिए हम ऐसा, जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लिए कि ये हमारा अर्थ है, ये क्या है? तो ये है हमारा बच्चों अर्थ, ये है हमारा अर्थ। इस अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखी है जिसकी मास है स्मॉल m, और ये है बड़ा वाला अर्थ। अर्थ की हम मास लेते हैं कैपिटल ME, ये लीजिए कैपिटल ME। इस अर्थ की यहां से क्या हो जाएगी? ये इसकी रेडियस हो जाएगी, जिसको हम ले लेते हैं RE। तो ये अर्थ क्या होगा? ये जो अर्थ है वो अलग, इसकी मास अलग ME, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मास अलग स्मॉल m। अब क्या होगा कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वह फोर्स कहलाएगा क्या? तो वो कहलाएगी बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटेशन, या फिर सिर्फ व सिर्फ ग्रेविटी। और इसी फोर्स के बारे में, इसी फोर्स से के कारण जो मोशन जो हो सकती है, उसी मोशन को आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो कहने का मतलब कि अगर हम यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स लिखें तो क्या लिखेंगे? तो भैया ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे कि Fg इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही लिखे थे ना। तो यहां से अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि Fg इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर इन दोनों के बीच का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा G m1 के लिए हम मान लेते हैं बच्चों कैपिटल ME यानी कि मास ऑफ अर्थ प्लस इंटू m2 क्या में क्या हो जाएगा? स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? RE, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो हो गया बच्चों RE का स्क्वायर। और यही जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर होती है? तो वो होती है बच्चों mg के बराबर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो स्मॉल m के ऊपर जो अर्थ जो फोर्स लगा रही है, ये तो हमारा फोर्स आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अर्थ जो इस m के ऊपर, स्मॉल m के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, और ए ग्रेविटेशनल फोर्स फाइनली हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाता है, जिसको हम mg के फॉर्म में लिखते हैं। इसको अब मैं मिटाता हूं, जिसको हम mg के फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो गया? mg के फॉर्म में लिखते हैं। और ये हमारा mg क्या हो गया? तो ये mg हो गया बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये m स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर क्या हो गया? तो ये बड़ा वाला हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये छोटा वाला गोला हमारा हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या हो गया? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आई? तो अगर हम यहां से G, अच्छा छोड़ो, हटाओ G की वैल्यू वगैरह हटाओ, ऐसा हम ग्रेविटेशन में बात करेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि व्हेन द attraction force exerted by earth on any object or body is called force of gravity। तो बच्चों कहने का मतलब कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब एक्ट हो रही है किसी के ऊपर, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी आएगी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी उस फोर्स के वजह से। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं इस ग्रेविटी फोर्स के वजह से, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन आ जाती है, और जिस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं बच्चों एक्सेलरेशन, कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके वजह से आया? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन कहां से आया? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन आया है। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन
acceleration produced in any object due to force of gravity. Acceleration produced in any object due to force of gravity is called acceleration due to gravity. अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या थी? तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो इसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहां पे लिखेंगे कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज towards the center of earth, और इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल जी, और इसी जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको सीजीएस में लिखे तो लिखेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको फुट में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या कि 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया MKS या फिर SI, ये हो गया आपका CGS, और ये हो गया आपका FPS। तो ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की डेफिनेशन, स्मॉल जी की डायरेक्शन और स्मॉल जी की वैल्यू। क्लियर? तो यहां से हमें मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी ग्रेविटी के वजह से जो मोशन जो हो सकती है उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। कहां, किस टॉपिक में? तो मोशन अंडर ग्रेविटी के टॉपिक में। तो यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात क्लियर? तो चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि आज हमारा टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसको मैं इरेज करूं जल्दी से, अगर आप स्क्रीनशॉट लगाते तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लगाएं। चलिए, हो गया? चलिए, तो बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड करते हो, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, यानी कि प्रोजेक्ट करते हो, या फिर ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो। ड्रॉप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम होल्ड किए हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ ऊपर से हम ऐसे को छोड़ दिया, वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर गई। मैंने इस ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी नहीं दिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को कोई स्पीड नहीं दिया, कोई वेलोसिटी नहीं दिया, सिंपली इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे होल्ड कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ मैंने छोड़ दिया, वो सीधे नीचे की तरफ आ गई। आपको आवाज भी सुनाई दी होगी कुछ, ये दोनों क्योंकि हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट जब नीचे ऊपर से नीचे आया तो कहीं ना कहीं दूसरे मार्कर के साथ में कोलाइड हुआ, और वो किसी बेग से जो है वो दूसरे मार्कर के साथ में कोलाइड की, किसी बेग से मार्कर के साथ में कोलाइड की बात, इस बात को सर हम समझ नहीं पाए। तो आइए समझते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का तो दो केस होता है, मेन दो केस होता है। क्या? तो एक तो ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे की तरफ मोशन कर रही हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से प्रोजेक्ट करें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी। तो जो हम पहला जो केस पढ़ते हैं वो क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट, जिसको हम लेते हैं स्मॉल h। अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल h या फिर जो भी हो h हाइट से अगर हम ड्रॉप करते हैं, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, उस केस में इस हाइट का वैल्यू क्या होगा, उस केस में और
इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने का टाइम क्या होगा, ये सब हम कैलकुलेट करने का तरीका यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे कि एक हम हाइट बना लेते हैं, h हाइट का, ये लीजिए। आप यूं समझ लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग की ऊंचाई है, ये कोई किसी बिल्डिंग की ऊंचाई है, ये लीजिए ईंट का बना हुआ, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया। इस बिल्डिंग की मान लेते हैं कि हाइट जो है बच्चों वो है h, कैपिटल H मैंने ले लिया, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर बच्चों कोई एक लड़का खड़ा है, एक जीवात्मा खड़ा है, मुस्कुराता हुआ प्यारा सा क्यूट सा, ये अपने हाथ में एक बॉल को होल्ड करता है, ये लीजिए इसके हाथ में हो गया एक बॉल, ठीक है। जब ये बॉल को होल्ड करता है और ये बॉल को सिर्फ और सिर्फ ऊपर से छोड़ देता है नीचे की तरफ, तो बॉल क्या होगी, धीरे 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 यूं ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। और जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ मोशन कर रही होगी तो पहले यहाँ पे मैटर क्या है कि जब इस बॉल को ऊपर से नीचे रिलीज किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो इस टाइम इस बॉल की जो वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u बोलते हैं, वो होता है बच्चों 0, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि when the object is dropped from the any height, then that initial velocity will be always 0। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 होगी। अब यहां पर सबसे बड़ा जो दिक्कत क्या होता है बच्चों कि एज मोशन अंडर ग्रेविटी में कि हम कब g को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, कब g को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, कब वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, कब वेलोसिटी को नेगेटिव, यानी कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को में डायरेक्शन को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों होता है क्या कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जो कंफ्यूजन होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन की बात करें, किसकी, डायरेक्शन की, हम इसको तो सॉल्व करेंगे, पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जिस लेवल पे जहां पर ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, वो होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या कि जहां से हम चलना शुरू किए, जिस पॉइंट से हम मोशन इनिशिएट किए, जिस पॉइंट से हम मोशन शुरू किए, गति आरंभ किए, वो पॉइंट क्या हो जाती है, तो वो पॉइंट हो जाती है इनिशियल पॉइंट, और उस इनिशियल पॉइंट को कहा जाता है बच्चों ओरिजिन। तो मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रही है, तो यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस ऑब्जेक्ट के लिए कहलाएगा ओरिजिन, इस ऑब्जेक्ट के लिए कहलाएगा ओरिजिन। अब यहां पर हम किस तरफ पॉजिटिव लेंगे और किस तरफ नेगेटिव लेंगे, ये बात यहां पर आती है। तो हम कहते हैं क्या कि we take always positive in the direction of motion of object। हम क्या कहते हैं कि we take always positive in the direction of motion of object। यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही होगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या करेंगे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को बच्चों हम क्या करेंगे, तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ जो हमारा डायरेक्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर इस लाइन से ऊपर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नेगेटिव। तो अब इस केस में बताएं कि इस केस में जी जो होगी वो क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मोशन कर रहा है तो उसकी जी जो है वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है, ये सब सारे टर्म को सही से समझने का है यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक तरीके से एक एक पॉइंट को हम डिटेल्स में समझें। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे से जो है वो हमारा अर्थ
अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन भी लग रही होगी, कहां, तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देंगे, तो उसको बोल देंगे स्मॉल जी, स्मॉल जी। अब बताइए कि जो स्मॉल जी है वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखिए इस ओरिजिन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे क्या है, पॉजिटिव, और जी कहां लग रहा है, ओरिजिन के ऊपर लग रहा है, ओरिजिन के नीचे, तो और जी जो लग रहा है वो ओरिजिन के नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जी किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और देयरफॉर हियर वी जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हियर बी जी टेक एज पॉजिटिव। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ मोशन करती है, तो उसकी जी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जी को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि अच्छा एक बात बताइए, तो आप ये भी सोच रहे हैं कि सर आपने बताया कि सर ये जो जी जो है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक्सेलरेशन लग रही है तो इस कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी भी तो आएगी ना, जी हाँ बिल्कुल आएगी। अच्छा दूसरी चीज की जो जी जो लग रही है उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा कितना हो रहा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रही, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम हो रहा, साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी हमेशा सेम हो रही, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या हम इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल हम इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हैं। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या हम इस मोशन अंडर ग्रेविटी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज uniformly accelerated motion, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो किस तरह का मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बट ये जो ऑब्जेक्ट जैसे 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 वो नीचे आ रही है, तो ये जो नीचे की तरफ जो पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो त्वरण जो लग रहा है, इस त्वरण यानी कि इस एक्सेलरेशन के वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज करती है, इंक्रीज कर रही होती है। जैसे देखिए मैंने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा, तो ये नीचे क्या होगा, दूसरे मार्ग के साथ में टकराएगा, देखिए तो आवाज आई, ज्यादा आवाज आई। अब क्या करते हैं कि इस दोनों के बीच की हाइट को थोड़ा कम करते हैं, अब इसको गिराइए, आवाज थोड़ी कम हुई। तो कहने का मतलब कि जब क्या हुआ कि दोनों के बीच की कहीं ना कहीं क्या हुआ, देखिए आवाज कम, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए तो साउंड ज्यादा। तो कहने का मतलब कि जब हम ऊपर से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो इसकी जितनी ज्यादा हाइट से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, उतना ही इसका वेलोसिटी नीचे आते 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 इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और फाइनली जब नीचे जब अर्थ के सरफेस से जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नीचे जब आती है, तो इसकी कुछ ना कुछ इसमें एक फाइनल वेलोसिटी आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी आ जाती है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू काफी मैक्सिमम होती है। तो कहने का मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, और कितना, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर एक पॉइंट और नोट करने वाली बात क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एनी हाइट, देन इसके आगे आप यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा कि देन इट्स वेलोसिटी
इंक्रीज विथ टाइम। इसकी वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, तो टाइम के साथ इंक्रीज करती है। ठीक है, अब यही कारण है कि अगर किसी छत के ऊपर से आप कोई पत्थर को या फिर किसी कंकड़ को या किसी ढेले को नीचे गिराते हैं और नीचे अगर कोई टकला खड़ा है या फिर बाल वाला, हम जैसे बाल वाला आदमी भी नीचे खड़ा है, तो उसका सर क्या हो जाता है, फूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको इनिशियल वेलोसिटी 0 करके गिराया, लेकिन अरे भैया इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है उसके वजह से इस ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वेलोसिटी आ गई, इसकी वेग चेंज होकर इसकी वेग में कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी आ गई, और उस वेलोसिटी के वजह से जब वो टकराया, जब उस वेलोसिटी से टकराया, तो टकराने के बाद वो वेलोसिटी ट्रांसफर करने के चक्कर में उसका सर क्या हुआ, तो फोड़ फाड़ दिया। बात समझ में आया? तो यहां पर हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट, मैंने क्या कहा कि ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है, देखिए ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे, मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मैंने लिख रखा है कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम, समय के साथ इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे उसको ऊपर से नीचे आने में टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रही है, उस तरह से वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि वेलोसिटी प्रत्येक इंस्टेंट यानी कि प्रत्येक टाइम पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यानी कि इस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। तो जी हां, मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट्स ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिकॉज, क्यों? तो क्योंकि बिकॉज इट्स वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, और टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हम इसको क्या कर दिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज की वजह से इसको हम क्या कर दिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म की वजह से क्या कर दिए इसको, तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब बात समझ में आई कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है कि नॉन एक्सेलरेटेड, वो आपको बात जो है वो अब आपको समझ में आई थिंक कि क्लियरली आ गया होगा। अब जो है तो ये तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का कहानी खत्म। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैंने क्या कहा कि जिस पोजीशन पे इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी टेक एज द क्या, तो ओरिजिन, यानी कि जो बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है उसको हम ओरिजिन मान लेंगे, और द बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है यानी कि डायरेक्शन ऑफ द बॉडी टेक वी टेक ऑलवेज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर? यहां तक बात क्लियर बच्चों? इसको मैं इरेज करूं। अब आइए यहां से बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में जो मेन जो केस होते हैं और जो फॉर्मूला जो बनते हैं उन फॉर्मूलाज की। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं। तो सबसे पहला केस क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, सबसे पहले तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि इसके ऊपर जो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को यहां पर क्या है कि यहां पर मैंने अभी बताया कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि g इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। जब g कांस्टेंट, इसको मैं और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिखें कि एक्सेलरेशन बराबर g बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हम अप्लाई क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई करते हैं। और क्या अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं कि s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं। और क्या अप्लाई करते हैं, तो मैं इस तरफ लिख लेता हूं, और क्या अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करते हैं। और क्या अप्लाई करते हैं, तो और अप्लाई करते हैं कि एस nth बराबर u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। इन सभी फॉर्मूलाज को हम कब अप्लाई करते हैं, तो जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी कि हमें यहां पर इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होगा। तो बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट से ड्रॉप की जाए, क्या हो जाए कि h हाइट से ड्रॉप की जाए, तो इन अ केस ऑफ ड्रॉप, इन द केस ऑफ ड्रॉप, देखिए मैं पूरा एक एक पॉइंट डिटेल से मैं बता रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, आपका टर्म बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इन अ केस ऑफ, इन द केस ऑफ कर दो कि इन द केस ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप के केस में, इन द केस ऑफ ड्रॉप वी टेक इनिशियल वेलोसिटी एज 0। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप के केस में इसके इनिशियल वेलोसिटी को हमें क्या लेना है, तो 0 लेना है। यानी कि यहां पर u क्या है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है, यहां से यहां ऑब्जेक्ट को आने में मान लेते हैं कि टाइम कितना लगा, तो स्मॉल टी। टाइम कितना लगा, स्मॉल टी। तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में जो बच्चों टाइम लगा, स्मॉल टी, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि लेट से टाइम इक्वल टू, हम मान लेते हैं क्या कि स्मॉल टी, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, तो a बराबर g बराबर, और a बराबर g के बराबर है, यानी कि g और g किसके बराबर है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। खैर ये तो अलग बात है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, g है, वो भी क्या, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम प्लस g लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, प्लस g लिख दिए हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस g। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि भैया बताओ कि किसी h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो t टाइम के बाद वो अर्थ सरफेस पर पहुंचता है, तो उसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर हाइट निकालने के लिए बच्चों हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे कि s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर के नीचे की तरफ जो हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, वो h के फॉर्म में हो रही है। तो क्या हम इस s के जगह हम h लिख सकते हैं, जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने s के जगह लिख लिया h बराबर ut। तो u को हम u ही छोड़ दिए, चलिए t को t लिख लिए, u को u छोड़ दिए, t को t लिख लिए, प्लस 1/2 कांस्टेंट, तो 1/2 a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसके ऊपर तो कोई एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो किसके बराबर में लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है g के रूप में लग रहा है। तो मैं इस एक्सेलरेशन के जगह मैंने क्या लिख लिया, g। प्लस में है तो मैंने सिर्फ g छोड़ दिया, तो हो गया g, और क्या है t स्क्वायर। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया कि h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और जब इस फॉर्मूले को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि h बराबर u क्या है, ड्रॉप के केस में u क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू g इंटू टी स्क्वायर। और फाइनली हमें यहां से क्या मिलेगा कि h बराबर 0 इंटू टी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर। और यही बन गया हमारा फॉर्मूला
हाफ जी टी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को हम हमेशा यूज करते हैं कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h, then distance travel by the object h equal to half gt square। तो आप इसको केस 1 करके क्या लिखेंगे कि when an object is dropped from the any height, then displacement of object or distance travel by the object or height of the and height is equal to half gt square। कहने का मतलब कि अगर किसी बॉल को ऊपर से, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल अगर मान ली कैसे देगा तो उसमें देगा क्या कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे देगा कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट इट टेक t इक्वल टू 2 सेकेंड एट इट टेक t इक्वल टू 2 सेकेंड टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट, या फिर व्हाट इज द हाइट, वैल्यू ऑफ हाइट यानी कि उस हाइट की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे कि आपको h निकालना है, तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, g का वैल्यू पुट कर देंगे 9.8, t का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और फाइनली आपको आंसर जो है वो मिल जाएगी। सॉरी गाइस थोड़ा, तो कहने का मतलब वाह लाइट भी आ गई है ना, क्या बात है। तो हाइट, इसका हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाफ जी टी स्क्वायर से, यानी कि अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन हो कि किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा, उस बॉल को ऊपर से नीचे पहुंचने में टाइम कितना लग रहा, t लग रहा, तो उस केस में आप उस बॉल की उस हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्ट h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। क्लियर। सेकंड केस क्या है कि अब मैंने क्या कहा, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा इधर, मैंने क्या कहा कि जब किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो यहां पर h निकालने का, तो हाइट निकालने का तरीका मैंने बता दिया। क्या बताया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में कि h बराबर क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे तो और आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, या फिर आप यूं समझे कि इक्वेशंस दिया है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h, it take time t equal to 2 सेकेंड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट। तो इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे कि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1/2 इंटू जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 होता है, इंटू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू कितना दिया है, तो 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 2, और 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 यानी कि 19.6 मीटर, यानी कि हाइट, कितनी हाइट से वो बॉल गिराया गया होगा, तो 19.6 मीटर की हाइट से वो बॉल को ड्रॉप किया गया होगा। तो आप सिंपली डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। बहुत इजी तरीका, बहुत इजी तरीका, बहुत सिंपल चीज है यार मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है और बहुत रोचक है, बहुत कहानी भी है। और कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर में इसी मोशन अंडर ग्रेविटी को यूज करते हैं सैनिकों के ऊपर पत्थर मारने के लिए। जी हाँ, सैनिकों के ऊपर पत्थर मारने के लिए इसी मोशन अंडर ग्रेविटी और साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके सैनिकों के ऊपर पत्थर मारते हैं। ये क्या बोल रहे सर, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो जब आप 2D मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, जब जो है खिलाड़ी जब छक्का मारता है तो वो बॉल क्या होती है कि खिलाड़ी से दूर भी जाता है और साथ साथ ऊंचाई पर भी जाता है, तो वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। खैर उसके बारे में बात करेंगे कब, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब। तो यहां पर बच्चों हमें हाइट मिल गई। मैंने क्या कहा कि जो गेंद है वो किसी न किसी वेलोसिटी से क्या होती है, वो जमीन से अर्थ सरफेस से टकराती है, यानी कि ये जो मार्कर है, जब इस मार्कर को ऊपर से हम रिलीज करेंगे तो वो क्या होगा, टकराई। क्या हुआ, ये यहां से ऊपर से नीचे आके टकराई। तो जब ये नीचे आके टकराई तो यानी कि किसी न कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी भी। तो उस फाइनल वेलोसिटी भी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो जी हां कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो दिया हुआ है v बराबर u प्लस 18। तो बच्चों हमें यहां पर क्या है
कि हमें u दिया हुआ है कितना होता है 0 मीटर पर सेकेंड होता है। a किसके बराबर है g के बराबर है, वो भी क्या है तो पॉजिटिव है, तो g प्लस में यानी कि पॉजिटिव है। यहां से यहां आने का टाइम पता है कि क्या है t है। तो अब हम अगर यहां से हम लगाएंगे कि v बराबर u प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा v बराबर u के जगह लिख देंगे 0 प्लस a किसके बराबर है g के बराबर, तो g और इंटू टी। तो यहां से बन गया कि v बराबर g इंटू टी। ये लीजिए फॉर्मूला मिल गया कि इसकी वेलोसिटी यानी कि किस वेलोसिटी से वो टकराएगी या फिर वो किस स्पीड से टकराएगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो v गुने g गुने t, यानी कि डायरेक्ट आप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर दीजिए तो g को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द एनी हाइट देन दैट ऑब्जेक्ट reached at the surface of earth after 2 seconds, then velocity of the object is what। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम लगाएंगे कि v बराबर g इंटू टी, और g कितना तो 9.8 इंटू टी कितना 2 सेकेंड, तो यहां से आ जाएगा 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो क्या होगी टकराएगी उस अर्थ सरफेस से। तो यहां से हमारा एक और फॉर्मूला मिल गया क्या कि v बराबर क्या लिख सकते हैं तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि v बराबर g गुने टी, v बराबर g गुने टी। अच्छा a तो हो गया, v हो गया, g हो गया, v हो गया, h हो गया। अब यहां पर t दिया हुआ है, जब टाइम दिया हुआ है तब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं कि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। जब टाइम दिया हुआ है तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि v बराबर g गुने टी। अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, हमें टाइम के बदले हमें हाइट दिया हुआ है कि वो 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो कितने वेलोसिटी से टकराएगी। तो हम क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पर हम क्या लगाएंगे तो यहां पर हम लगाएंगे क्या तो यहां पर हम लगाएंगे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लिखते हैं। a क्या होगा कि यहां पर टकराएगा, हमें v स्क्वायर निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। तो ड्रॉप के केस में सारा मेथड कब किसके लिए बता रहे तो जब बॉल क्या हो रहा है, देखिए यहां पे लिखा है कि व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड। अभी हम वर्टिकली थ्रोन डाउनवर्ड अभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम ड्रॉप का केस बता रहे हैं। तो व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट तब उसकी हम बात कर रहे हैं। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 और a किसके बराबर होता है g के बराबर हो, h किसके बराबर हो जाएगा तो h के बराबर, तो मैंने लिख दिया h। तो यहां से आ गया बच्चों कि v स्क्वायर बराबर 0 को 0 और बच जाएगा 2gh, तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh, और यही हमारा बन गया फॉर्मूला v का। तो यहां पर क्या करेंगे कि v का एक और फॉर्मूला लिख देंगे, क्या लिख देंगे तो लिख देंगे बच्चों कि v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो अगर आपको हाइट दिया हुआ है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और अगर आपको टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालनी है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और अगर आपको टाइम दिया हुआ है और हाइट पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब है जो फोर्थ केस क्या हो सकता है ड्रॉप के केस में, तो फोर्थ केस ये हो सकता है बच्चों कि अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है तो और इसमें आपको टाइम निकालना है कि उस बॉल को h हाइट से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, उस बॉल को ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। तो कैसे करेंगे तो देखिए सिंपली यहां से भी आप कैलकुलेट सकते हैं, नहीं तो अगर उसका फॉर्मूला निकालना चाहे तो कैसे लिखेंगे। तो बच्चों हम h बराबर क्या लिखते हैं, देखिए ऊपर में लिखा है h बराबर क्या लिखते हैं हाफ जी टी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहां से अगर देखें तो हमारा 2h बराबर क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2h बराबर जी टी स्क्वायर, तो हम यहां से टी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 2h अपॉन जी, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 2h अपॉन जी का रूट, और यहां से हमारा बन गया फॉर्मूला क्या
कि t इक्वल टू √2h/g। तो ये हो गया टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट द सरफेस ऑफ अर्थ इफ दैट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट। इफ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट, यानी कि बॉल किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ध्यान रहे, अभी जो भी हम केस बता रहे हैं वो ड्रॉप के लिए बता रहे हैं। कभी भी अभी हम थ्रोन, वर्टिकली थ्रोन या फिर अब वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रोन या वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन की अभी बात हम नहीं किए हैं। किसकी बात किए हैं? तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप की। तो एज क्या हो गया? तो एज हो गया कि व्हेन द बॉल इज, अब इसको हम लिखेंगे कि आप कैसे बनाएंगे नोट्स, तो नोट्स में क्या लिखेंगे कि व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एनी हाइट देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इज इक्वल टू हाफ GT²। एज का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ GT, इस एज का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ GT²। और दूसरा केस क्या हो जाएगा? केस 2 में कि व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एनी हाइट इट टेक टाइम t to reach at the surface of earth then velocity of ball is equal to g into t। और when the ball is dropped from the any height then it's reached at the surface of earth with velocity v equal to, तो क्या हो जाएगा √2gh, जहां पर आपको h की वैल्यू दी होगी। और टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द हाइट h इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो √2h/g। कब? जब ये सब ड्रॉप का केस हो। ये चीज को हमेशा बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप के केस के लिए मैंने बतलाया है। कभी भी मैंने नहीं बोला कि थ्रो हो रहा है, वर्टिकली थ्रो हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो या वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है। तो आज के लिए बस ये इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो किया जा रहा है तो क्या होगा, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो। अभी तो हम क्या करते हैं कि इस मार्कर को सीधा ऊपर से नीचे छोड़ दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि इस मार्कर को ऊपर से नीचे ऐसा इसको करके हम ऐसे फेंकेंगे तो ये क्या होगा? बहुत जल्द नीचे पहुंचेगी। तो इस केस में हम किस फार्मूले को यूज कर सकते हो? यहाँ पर जो है वो हमारा 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। साथ साथ मैंने क्या सीखा कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, या फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हम कह सकते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।